नमस्कार, सुप्रभात। उत्तर प्रदेश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंगराणा। बड़ी खबर की बात करते हैं जो गोरखपुर से आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश अमित गोली लगने से घायल हुआ। हालांकि बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया। घटना खोराबार थाना क्षेत्र के सहारा स्ट्रीट के पास की है। आपको बता दें कि बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहे थे, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। गंभीर हालत में घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुठभेड़ के बाद बदमाश के पास से पुलिस ने प्रतिबंधित बोर की एक पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की है। घायल बदमाश खोराबार थाना के मंझरिया बिस्टौली का रहने वाला है और दर्जनों आपराधिक मामलों में वांछित है। बताया जा रहा है कि अमित शातिर लुटेरा सुभाष यादव गैंग का सक्रिय सदस्य है। के सामने बदमाश ने पुलिस को फिर फायर शुरू किए, तो पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुए, एक भाग गया है। मौके से बाइक की बरामद हुई है, एक 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। सर, बदमाश की शिनाख्त हो पाई? कौन है, क्या करता है? अमित नाम है, इस पे काफ़ी लूट के मुकदमे हैं और हमारे एक लूट के मुकदमे में वांछित भी था। तो यूपी पुलिस का क्लीन ऑपरेशन लगातार जारी है। एक के बाद एक बदमाशों को पकड़ने के लिए बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अपराध मुक्त करने के लिए यूपी को ये मुहिम चलाई जा रही है और इसी के तहत एक बार फिर से पुलिस को ये सफलता मिली। मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम अमित है, उसे गोली लगने से वो घायल हुआ। हालांकि बदमाश का एक साथी मौके से भाग निकला। ये घटना खोराबार थाना क्षेत्र के सहारा स्ट्रीट के पास हुई, जहां पर पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सिंह जुड़ गए हैं। अनिल, यूपी पुलिस का जारी है क्लीन ऑपरेशन और उसी के तहत एक और बड़ी सफलता मिली। आगे भी ऑपरेशन जारी रहेगा और इन सबके बीच जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी गोलियां लग रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? निश्चित तौर पर उनका जिस तरह से सीएम योगी के क्लीन चिट के बाद लगातार अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है, उसी कड़ी में देर रात एक लुटेरा है अमित, जिसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसकी पैर में गोली लगी है। और लगातार पुलिस ने इस तरह के अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोला है और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर पुलिस ने मैसेज देने की कोशिश की है कि जो भी इस तरह के काम करेगा उसे जेल भेजा जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल आपका। अनिल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे। लगातार बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूपी को अपराध मुक्त करना है, बदमाशों से मुक्त करना है और यही वजह है कि ये एक संदेश है उन अपराधियों के लिए जो लगातार बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। या तो वो मुख्य धारा में लौट आए और इस तरह के रास्तों को छोड़ दे, गलत रास्तों को, या फिर पुलिस इसी तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगी। वहीं सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक 10,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। इस मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगी है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ थाना नानौता के गंगोह रोड पर हुई है, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश के पास से एक पिस्टल और लूटी हुई बाइक बरामद की है। तो सहारनपुर में भी मुठभेड़ की घटना हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां भी मुठभेड़ हुई और फायरिंग में एक घायल हुआ बदमाश, जबकि एक सिपाही को भी गोली लगी है और फिलहाल दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और इसी तरह से हर जगह ऑपरेशन पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है। बदमाशों पर नकेल कसने के लिए लगातार ये कवायद जारी है। और आपको बता दें कि पिस्टल और लूटी हुई बाइक भी इस मुठभेड़ के बाद बरामद की गई है। अगली खबर है आगरा से, जहां के रकाबगंज थाना क्षेत्र के नामनेर में शराब की दुकान के सेल्समैन की गुंडागर्दी देखने को मिली है। जहां शराब की दुकान पर ग्राहक से रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद में सेल्समैन और साथियों ने एक युवक को लात, घूंसे और डंडे से जमकर पीटा है।
मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में संघर्ष हो गया। इस दौरान करीब 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना थाना मेडिकल क्षेत्र के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की है, जहां भीम आर्मी के सदस्य महाराष्ट्र के गोरेगांव में दलितों के साथ बदसलूकी के मामले को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में थे। फिलहाल दोनों तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है। रामपुर के थाना पटबाई क्षेत्र के मथुरापुर गांव के पास एक कार लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें कार सवार एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। हरदोई लखनऊ राजमार्ग पर डिप्टी सीएमओ की गाड़ी ने सड़क के किनारे खड़े चाचा भतीजे को कुचल दिया, जिसमें चाचा की घटनास्थल पर मौत हो गई और भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीएमओ अंबुज सिंह को वाहन समेत हिरासत में लिया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं डिप्टी सीएमओ, उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी आ रही थी और खाई में कूद गए, वहाँ पे पेड़ में काट रहे थे। उसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई है और एक व्यक्ति गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। उस पर FIR दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई कराई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अतीक अहमद के खिलाफ धमकी देकर जबरन जमीन हथियाने का मामला दर्ज हुआ है। धूमनगंज में अतीक अहमद समेत 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। पीड़ित की शिकायत पर सीओ ने जांच करने के बाद ये मामला दर्ज किया है। मामला 2014 का है, लेकिन उस वक्त सत्ता पर काबिज सरकार की अतीक से करीबियों की वजह से ये मामला दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन अब सीओ ने मामले की जांच पर FIR दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि फरवरी 2017 से ही अतीक अहमद जेल में है। बुलेटिन में अब बात पंचायत के तुगलकी फरमान की। खबर मेरठ से है, जहां की पंचायत ने रेप की कीमत लगा दी। पंचायत ने फरमान सुनाया है कि रेप के आरोपी युवक को पीड़ित लड़की को 5 लाख रुपए देने होंगे। पूरा मामला लिसाड़ी गेट इलाके का है, जहां पड़ोस में रहने वाले एक युवक नाबालिग लड़की का 1.5 साल तक रेप करता रहा। आरोपी ने नाबालिग के गर्भवती होने पर उसका गर्भपात करा दिया। मामले की जानकारी परिवार वालों को हुई तो उन्होंने इसकी जानकारी मोहल्ले के बड़े लोगों को दी, जिसके बाद पंचायत बुलाई गई, जहां पंचायत ने आरोपी को पीड़ित लड़की के घर वालों को 5 लाख रुपए देने का फरमान सुना दिया। लेकिन जब पीड़ित लड़की के घर वालों को यह महसूस हुआ कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तब परिजनों ने थाने पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। में सारी बिरादरी कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम 5 लाख रुपए तुम्हें दे देंगे, इसको यहीं दबा लो, रफा दफा कर दो। इस संबंध में थाना लिसाड़ी गेट में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की बात प्रकाश में आई थी। उस संबंध में तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में, और उसके पश्चात पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है। माननीय न्यायालय में उसका 164 CRPC का बयान कराया जा रहा है। अगली खबर शामली से है, जहां के कांधला थाना क्षेत्र में एक युवक की हैवानियत सामने आई है, जहां इस युवक ने 2 बच्चियों के साथ रेप का प्रयास किया। युवक ने दोनों बच्चियों को पैसों का लालच देकर अपने मकान में ले गया और रेप का प्रयास किया, लेकिन बच्चियों के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी पड़ोसी युवक की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। उनके साथ दुराचार का प्रयास किया। सूचना मिलने पर पुलिस गई और पुलिस ने उस युवक को पकड़ लिया है, जिसकी उम्र करीब 30 साल है। मुकदमा पंजीकृत हो गया, जेल भेजा जा रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के 2017 के निकाय चुनाव के परिणाम से आरएसएस संतुष्ट नहीं दिख रही है और अब संघ सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा करेगी। आरएसएस 2019 की लोकसभा चुनाव की जीत के लिए निकाय चुनाव के परिणाम को पर्याप्त नहीं मानती है और मिशन 2019 के प्लान यूपी तैयार कर रही है।
इसी के लिए यूपी में अब सरकार, संगठन और संघ के बीच समन्वय बैठक के माध्यम से महामंथन होगा और आज ये बैठक लखनऊ में होने वाली है। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि संघ, सरकार और संगठन की ये बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि संघ संतुष्ट नहीं है, आरएसएस संतुष्ट नहीं है जो निकाय चुनाव के परिणाम आए उससे, और 2019 में किस तरह से प्लान यूपी तैयार करना है इसे लेकर आज मंथन किया जाएगा। लखनऊ में ये अहम बैठक बुलाई गई है। बात अगली खबर की करते हैं। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने को लेकर केंद्र ने यू टर्न ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार के आदेश को रोकने को कहा है। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने पैनल बनाकर 6 महीने में नई गाइडलाइंस तैयार करने की बात कही है। बीजेपी में वैसे तो मिशन 2019 को लेकर हर स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है, लेकिन इस बार पार्टी की युवाओं पर खास नजर है। काशी से बीजेपी का मिशन यंगिस्तान। 17 साल के युवाओं से मिलेंगे अमित शाह। यूथ ब्रिगेड को पार्टी से जोड़ने का मिशन। 2019 में युवाओं के दम पर फतह की रणनीति। यूपी ब्रिगेड बीजेपी के मिशन 2019 की तैयारियों का अहम हिस्सा होगा। जिन युवाओं की उम्र अभी 17 साल है वो 2019 में पहली बार वोट डालेंगे। बीजेपी की पुरजोर कोशिश इन युवाओं को जोड़ने की है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बीजेपी युवा उद्घोष कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह युवाओं से संवाद करेंगे। बाद में पार्टी ऐसी कवायद पूरे देश में करेगी। यहाँ काशी के युवा उनके समर्थन में, उनकी बातों के समर्थन में आज एक नया आयोजन, एक अपने आप में एक अनूठा आयोजन लेकर के युवा उद्घोष कार्यक्रम के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में करीब 17,000 युवाओं को लाने का टारगेट रखा गया है। पार्टी की प्राथमिकता वैसे तो 17 साल के युवाओं पर है, लेकिन हर बूथ पर 10 यूथ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उम्र सीमा में थोड़ी गुंजाइश भी रखी गई है, जिससे कि जरूरत के हिसाब से 35 वर्ष तक के युवाओं को जोड़कर टीम तैयार की जाए। कार्यक्रम में शामिल होने वाले युवाओं से डिजिटल पेमेंट के जरिए 20 रुपए पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है। 10,000 युवा पंजीकरण करा चुके हैं। इस कवायद का मकसद पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया की मुहिम को प्रचारित करना है। भीम यूपीआई ऐप पे इस पे बस 20 रुपए पेमेंट पे आपका वो पेमेंट कर सकते हैं। और वो पंजीकरण हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो होगी हमारे राष्ट्र के लिए, और खासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से सीधा मिलने का हम लोगों का एक अवसर होगा। इस कार्यक्रम में हम लोग वैसे तो युवाओं पर हर राजनीतिक दल की नजर रहती है, लेकिन अपने पाले में यूथ ब्रिगेड की ब्रिगेड बढ़ाने की कवायद में अमित शाह विरोधियों से आगे नजर आ रहे हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, ईटीवी न्यूज। सबका यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए एसटीएफ के साथ एटीएस भी कमान संभाल सकती है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर आज लखनऊ डीएम ने केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक की। बैठक में 15 जनवरी तक परीक्षा केंद्रों के सभी परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए गए। ये बैठक कल अहम बुलाई गई थी, जिसमें इन तमाम चीजों पर चर्चा की गई है। नकल ना हो, इसके लिए तमाम जगह पर खुद मैंने जिलों में जिला अधिकारियों की, एसएसपी की और अपने शिक्षा अधिकारियों की बैठक करके उनके उपाय को किया है। पुलिस की भी सहायता जहां जरूरत होगी, चाहे एसटीएफ की हो चाहे किसी का, हम उनकी सहायता मांग सकते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना जो कॉपी को बदल लेते हैं, तो उसके लिए हमने 50 जनपदों में क्रमांकित उत्तर पुस्तिकाएं हम दे रहे हैं जो संदिग्ध। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करने के मूड में है। सोमवार को सपा ने विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। समाजवादी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों को कांग्रेस के हवाले किया था, सपा अब उन्हीं सीटों पर सर्वे कराएगी। सर्वे में इस बात को जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर गठबंधन से कितना फायदा और नुकसान हुआ। दरअसल सर्वे के बहाने सपा एक बार फिर अपनी जमीनी हालत को चेक करना चाह रही है। परिणाम अच्छा लेकर नहीं आ सके, लेकिन लक्ष्य हमारा 2019 है
और 2014 और 2017 का हमें 2019 में बदला लेना है। समाजवादी पार्टी भी एक राजनीतिक दल है और हम भी एक राजनीतिक दल हैं, और राजनीतिक दल हमेशा से राजनीतिक कार्यों को करते हैं। समीक्षा करना या उन सीटों पर संभावनाओं को तलाशना, ये सब काम अगर समाजवादी पार्टी कर रही है तो कांग्रेस भी कर रही है। सर्वे के बहाने ही सही, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संबंधों में दूरी नजर आने लगी है। हालांकि ये कहना अभी काफी मुश्किल है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट रहा है, लेकिन अब सवाल ये भी उठने लगा है कि अखिलेश यादव ने जनरेशन मिश्रा ट्रस्ट में जब ईवीएम के मसले पर मीटिंग बुलाई तो कांग्रेस का प्रतिनिधि क्यों नहीं गया। कैमरा पर्सन गुलजार अहमद खान के साथ अलाउद्दीन, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। सपा सरकार में गरीब उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पर मनमाने ढंग से की गई वसूली मामले में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत 50 लाख गरीब उपभोक्ताओं से वसूली गई 955 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी विभाग संबंधित गरीब को वापस करेगा। वहीं इस फैसले को लागू करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ी एक अनियमितता सामने आई है, इसको हम लोग दुरुस्त करने का काम करेंगे और जिनसे भी एक्स्ट्रा वसूला गया है सबको हम वापस करने का काम हमारी सरकार करेगी बिलों के माध्यम से। उसके रास्ते हम लोग तलाश रहे हैं, किस रास्ते से उनको राहत दी जाए, लेकिन राहत निश्चित रूप से देंगे। जो जख्म अखिलेश सरकार ने गांव के गरीब को दिए थे, उन पर मरहम लगाने का काम निश्चित रूप से योगी जी की सरकार करेगी। अगली खबर कुशीनगर से है। कड़ाके की ठंड झेल रहे प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को अब राहत मिलने लगी है। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों में स्वेटर बांटने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। बच्चों को स्वेटर बांटने के लिए जिलाधिकारी खुद पहल कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा गोद लिए आदर्श विद्यालय सोहरौना प्राथमिक विद्यालय में सांसद राजेश पांडे ने खुद स्वेटर का वितरण किया। जनपद में लगभग 1100 प्राथमिक विद्यालय हैं, जहां लगभग 2,70,000 छात्र नामांकित हैं। 70,000 प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हुए बच्चे हैं और इन सब लोगों को स्वेटर की वितरण करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से फंडिंग किया जा रहा है और जिसकी समीक्षा के लिए और निरीक्षण के लिए भी सचिव भारत सरकार श्री अनिल स्वरूप सर 12 तारीख कुशीनगर जनपद में आ रहे हैं और यहाँ के समीक्षा भी करेगा। संख्या इतनी ज़्यादा है कि कहीं एक तरफ से शुरू करेंगे, एक तरफ पहुँचने में थोड़ा समय लग जाता है। लेट होने जैसी कोई बात नहीं है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भरमार है और तबादलों और पदोन्नतियों ने इस संख्या में और इजाफा किया है। अदालत की फटकार के बावजूद अब तक यूपीएसएससी का पुनर्गठन नहीं हुआ, लिहाजा समूह ग और घ की हजारों नौकरियां प्रारंभिक और द्वितीय चरण में फंसी है। रिक्तियों के सवाल पर विधानसभा से लेकर कैबिनेट में भी कई बार इस पर सवाल उठ चुके हैं, जो सरकार की किरकिरी करा चुकी है। हालांकि मंत्री सुरेश खन्ना कहते हैं कि राज्य सरकार रिक्तियों को लेकर गंभीर है और जल्द खाली पदों को भरा जाएगा, लेकिन उनके अपने विभाग नगर विकास में सैकड़ों पद खाली हैं, जिन पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। यही नहीं, राज्य सरकार ने अब तक राजनीतिक नियुक्तियों वाले 92 निगमों और आयोग में भी नियुक्तियां नहीं की है, जिस पर नौकरशाह और विभागीय मंत्री कब्जा जमाए बैठे हैं। से जो पद बाहर कर दिए गए थे, हमने उनको फिर से लोक सेवा आयोग की परिधि में रखकर एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के तहत उन लोगों की नियुक्त किए जाने का फैसला किया है और इस पर कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है। बहुत जल्दी हमको ईओ मिल जाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की खबरों को विस्तार में जानने के लिए news18up.com लॉगिन करना ना भूलें।